जंगल से ढकी राजकुमारी। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में एक रानी बहुत सुंदर थी कि 3 लोकों में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। रानी और राजा खुशी खुशी रहते थे और अपने राज्य पर शासन करते थे। उनकी एक बेटी थी, लेकिन उनका बड़ा दुर्भाग्य हुआ क्योंकि रानी बहुत बीमार हो गई। हर उपाय और हर दवा दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जल्दी ही वो मर गई। राजा का दिल टूट गया। रानी की अंतिम इच्छा थी कि राजा को कोई उतनी ही सुंदर मिले जितनी वो रानी बनने के लिए सुंदर थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता प्रिय, लेकिन मैं चुप हूँ। इससे पहले कि राजा अपनी बात समाप्त कर पाता, रानी जा चुकी थी। राजा उससे बहुत प्यार करता था और वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन उसके पास दरबारी आए। महाराज, प्रजा को रानी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बूढ़ा पुनर्विवाह नहीं करना चाहता और किसी को उसके जैसा सुंदर खोजना असंभव है। राजा को नहीं पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी उसके पास आई और उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। वही सुनहरे बाल, वही स्वर्गीय सुंदरता। राजा के मन में एक विचार आया और उसने एक निर्णय लिया। अंत में उसने अपनी मरती हुई पत्नी से जो वादा किया था वो पूरा करेगा। राजा ने अपने दरबारियों को दरबार में बुलाया। हमारे राज्य की नई रानी होगी मेरी बेटी। वो रानी के रूप में शक्ति जुटाएगी और उसका विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र से होगा, जो मेरे जाने के बाद राजा बनेगा। राजकुमारी खुश नहीं थी। पिताजी, ये क्या है? ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी प्रिय। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं हूँ? मैंने फैसला ले लिया है। ठीक है, लेकिन मेरी 4 इच्छाएं हैं। अवश्य मेरी प्रिय। मुझे 3 कपड़े चाहिए, एक सूर्य के समान सुनहरा, एक चांद के समान चांदी सा और तीसरा तारों की तरह चमकीला। और अंत में जंगल से एक फूल, एक पक्षी या जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना हजारों चीजों से बना हुआ एक कोट। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए राजा ने राज्य के सबसे अच्छे बुनकरों को बुलाया और उन्हें कपड़े बुनने के लिए कहा। सैनिकों ने कोट के लिए सामग्री एकत्रित की। प्यारी बेटी, जो तुम चाहती थी वो बन गया है और अखरोट के खोल में डाल दिया गया है। आपकी शादी का समय आ गया है। लेकिन पिताजी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हूँ? तुमने वादा किया था बेटी, अब अपनी बात पर अड़िग रहो ताकि मैं वचन पूरा कर सकूं। पिताजी, माँ का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा प्यार लोगों को सुंदर बनाता है? बस तुम कल शादी करोगी। राजकुमारी ने महल से भागने का फैसला किया। उसने अपने पिता के लिए एक पत्र छोड़ा। मुझे माफ करें पिताजी, लेकिन एक दिन आप समझ जाएंगे। राजकुमारी हर जगह घूमती गई। वो जंगलों में घूमी, कई राज्यों में गई जिन्हें वो नहीं जानती थी। एक दिन थकी हुई वो एक खोखले पेड़ के अंदर गई और वहीं सो गई। वहाँ से उस देश का राजा गुजरा। महामहिम, एक पेड़ के खोखले के अंदर एक अजनबी है। उसने अलग सा लबादा पहना हुआ है। बहुत अच्छा, उसे महल में लाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी को महल में ले जाया गया, जहाँ उसे रसोई का काम दिया गया। एक दिन राजा की दावत थी। सारे काम करने के बाद राजकुमारी ने रसोई से पूछा, श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? बिल्कुल ठीक, आधे घंटे में वापस आओ। धन्यवाद, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। राजकुमारी दौड़कर अपने कमरे में चली गई। वो तैयार हो गई और उसने अपने अखरोट से सूरज की तरह चमकने वाली पोशाक पहन ली और उसने अपने सुनहरी बाल भी खोल दिए। फिर वो नृत्य में चली गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, हर कोई उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने उसके साथ नृत्य किया, लेकिन जब आधा घंटा हो गया तो राजकुमारी गायब हो गई। वो वापस चली गई थी रसोई में काम करने के लिए। सुनो, पहले राजा के लिए सूप तैयार करें। जी श्रीमान। तो राजकुमारी ने राजा के लिए सूप तैयार किया और उसने अपनी सोने की अंगूठी भी कटोरे में डाल दी। सूप पकाया और परोसा गया। राजा ने रसोइये को बुलाया। ये सूप आपने बनाया? इसमें आमतौर पर होने वाला स्वाद नहीं है, क्योंकि ये सूप उन सूप से अच्छा है जिसे मैंने पहले चखा है।
ये मेरी रसोई से, और ये उस लड़की ने बनाया। जब राजा ने सूप खत्म किया तो कटोरे के नीचे सोने की अंगूठी मिली। तब रसोइये ने राजकुमारी को बुलाया और राजा ने उसे वो अंगूठी दिखाई। क्या ये तुम्हारा है? मेरी जैसी कोई गरीब लड़की के पास ऐसी अंगूठी कैसे हो सकती है महाराज? तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई। तुम्हारा सूप स्वादिष्ट था, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया महाराज। कुछ दिनों के बाद में महल में एक और नृत्य संध्या आई। एक बार फिर राजकुमारी ने रसोइये से नृत्य देखने की इच्छा की। इस बार उसने चांदी की तरह अपनी पोशाक पहन ली और फिर राजा ने उसके साथ नृत्य भी किया। लेकिन जैसे ही आधा घंटा हुआ वो गायब हो गई और फिर से एक बार रसोई की लड़की बन गई। इस बार राजकुमारी ने अपना सोने का हार सूप के कटोरे के नीचे डाल दिया और राजा के पास भेज दिया। ओह, ये सूप अब तक का सबसे अच्छा सूप है। ये क्या है? एक हार? उस लड़की को एक बार फिर से भेजो। एक बार फिर राजकुमारी वहाँ पहुँची। क्या ये तुम्हारा है लड़की? मेरे जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसा हार कैसे हो सकता है? राजा रहस्यमय रसोई की लड़की और नृत्य पर मिली लड़की के बारे में सोचकर परेशान हो गया। इसीलिए जब अगली नृत्य संध्या का समय आया तो उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगा लेगा। श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? ठीक है। राजकुमारी ने अपनी पोशाकों में से सितारों की तरह चमकदार पोशाक पहनी और नृत्य में आ गई। राजा ने उसके साथ नृत्य किया और सूप में पहले दिन मिली अंगूठी उसकी उंगली में चुपके से सरका दी। राजकुमारी को पता भी नहीं चला। राजा ने जोर देकर कहा कि राजकुमारी थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन राजकुमारी को देर हो चुकी थी। आधा घंटा बीत गया था और वो जल्दी से गायब हो गई। देर होने के कारण उसने हाथ में पहनी अपनी अंगूठी को भी नहीं देखा। ऐसा ही इस बार भी हुआ। उसने अपनी सोने की चूड़ियाँ सूप के कटोरे में डाल दी और राजा को परोस दी। राजा ने रसोइये को बुलाया। जब वो वहाँ पहुँची तो उससे चूड़ियों के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने कहा, मेरी जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसी चूड़ी कैसे हो सकती है महाराज? राजा ने उसके हाथ में वो अंगूठी देखी। वो गहरे विचार में था। मैं रसोई वाली लड़की के साथ नाच रहा हूँ। उसने उससे पूछा कि उसने ये सब नाटक क्यों किया। इस बार उसने अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा चकित होकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम रसोई की लड़की हो। मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूँगी। मैं जीवन भर ऐसा ही खाना खाऊंगा। अंत में उसने राजा से विवाह किया और उन्होंने शाही शादी के लिए खाना बनाने में भी मदद की और शाही रसोइया भी मंत्री बन गया। अब मैं आपको कहूँगा राजा और रानी। राजकुमारी के पिता को भी शादी में आमंत्रित किया गया और उन्हें भी वो मिठाइयाँ दी गयी जो वहाँ पर बनी थी। और फिर ये जोड़ा खुशी खुशी रहने लगा। कहानी समाप्त हुई। हरा शूरवीर। बहुत समय पहले कैमलॉट नामक स्थान पर महान राजा आर्थर क्रिसमस की संध्या मना रहे थे। कोलमेज के शूरवीरों ने राजा के समारोह का आनंद लिया। इन शूरवीरों में सबसे छोटा आर्थर का भतीजा ग्वेन था। उत्सव में हर कोई सभ्य था और एक बढ़िया निमंत्रण की तलाश में था। राजा ने अपना प्याला उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, समारोह स्थल के दरवाजे खुल गए और एक अनजाना आदमी अपनी घोड़े पर सवार होकर स्थल में प्रवेश करता है। सभी शूरवीर चकित होकर उसे घूरना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब था, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये आदमी बहुत लंबा था। एक हाथ में उसने एक पवित्र हरी शाख और दूसरे में एक विशाल नुकीला कुल्हाड़ा ले रखा था। सभी शूरवीर अवाक रह गए। मैं इस समारोह में आनंद लेने नहीं, बल्कि आपके सामने प्रसिद्ध फेलोशिप के साहस को एक बार और हमेशा के लिए परखने और साबित करने आया हूँ। यदि आप युद्ध चाहते हैं तो मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करूंगा। नहीं राजा, मैं लड़ने के लिए नहीं बल्कि चुनौती देने आया हूँ। झटके के लिए झटका। मेरी चुनौती इस शक्तिशाली कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर प्रहार करना है
और फिर मैं उस पर प्रहार करूंगा, झटके के लिए झटका। आपके योद्धा को पहले छूट भी मिल सकती है। इतना कहकर उसने विशाल कुल्हाड़े को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। सभी शूरवीर चुप थे। किसी ने उसकी चुनौती को स्वीकार करने की परवाह नहीं की। क्या ये वो राज दरबार है जिसके इतने बड़े दावे किए जाते हैं? क्या ये राजा के शूरवीर हैं, इतने साहसी? हरे शूरवीर ने हंसते हुए देखा। राजा ऑथर चिल्लाए, तुम देखोगे कि हम न तो बड़ी बातों से डरते हैं और न तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार से। हरा शूरवीर अपनी घोड़े से उछला और कुल्हाड़ी ऑथर के हाथ में रख दी, लेकिन शूरवीरों ने राजा की रक्षा के लिए उसे अपनी ओर खींच लिया। वहीं सर ग्वेन खड़ा हुआ था। मुझे मौका दो भतीजे। ध्यान रखना कि आप अपनी सारी शक्ति पहली वार में लगा दो, ताकि वो फिर तुम पर वार न कर सके। हरा शूरवीर शातिर रूप से मुस्कुराया और ग्वेन की ओर मुड़ गया। आपका साहस मेरे लिए बढ़िया है। मुझे प्रतिद्वंदिता में खुशी होगी, लेकिन तुम पहले शपथ लो कि 12 महीने में एक दिन तुम मुझे ढूंढोगे, ताकि मैं वो लौटा सकूं जो मुझे तुमसे मिला है। ग्वेन ने अपना वचन दिया और शूरवीर ने अपनी गर्दन को उजागर करने के लिए अपने बालों को एक तरफ धकेल दिया। ग्वेन ने कुल्हाड़ी पकड़ी और एक तेज चमकती हुई कुल्हाड़ी उसकी त्वचा और हड्डियों को चीरती हुई निकल गई और शूरवीर का भारी सिर फर्श पर गिर गया। लेकिन शूरवीर अडिग खड़ा रहा। वो बिना हिले डुले अपना सिर उठाकर घोड़े पर चढ़ गया। सब चुपचाप खामोश खड़े हुए देखते रहे। मेरे पास तुम्हारी शपथ है, 12 महीने और एक दिन में मुझे खोजने में असफल ना होना। मैं मिलूंगा ग्रीन चैपल में। साल बहुत तेजी से बीत गया, लेकिन ग्वेन अपनी बात पर कायम था। सर्दियां आ गई थी। वो ग्रीन चैपल की तलाश में अपने घोड़े पर सवार हो गया था। उसने कई पहाड़ियों पर चढ़ाई की और कई नदियों को पार किया। वो लोगों से हरे शूरवीर के बारे में पूछता, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं सुना था। अंत में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने खुद को एक बड़े महल के सामने पाया। महल के स्वामी ने ग्वेन का हार्दिक स्वागत किया। वो बहुत लंबा और मजबूत शूरवीर था। शाम की मेज पर राजा, सुंदर महिला और कई शूरवीर बैठे थे। 3 दिनों तक उन्होंने उत्सव का आनंद लिया। फिर वो विदा लेने के लिए अपने मेजबान के पास गया। उन्होंने बताया कि उन्हें अब अपनी मंजिल की तरफ जाना है। उन्हें ग्रीन चैपल नाम के स्थान को खोजना है। हालांकि उनके मेजबान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो पास ही है। ग्वेन ये सुनकर प्रसन्न हुए। उनकी यात्रा लगभग समाप्त थी। वो 3 दिन अपने मन से वहाँ रुकने को तैयार हो गए। उनके मेजबान ने अगले दिन शिकार पर जाने की योजना बनाई, लेकिन एक प्रस्ताव रखा। ग्वेन जिस भी जानवर का शिकार करेंगे वो उसे स्वयं रखेंगे और महल के स्वामी ग्वेन को अपने महल से एक उपहार देंगे जो ग्वेन को रखना होगा। ग्वेन इस बात से हैरान थे और उन्होंने कहा, मुझे आपके महल में उपहार की उम्मीद नहीं थी, तो नुकसान आपका होगा। और फिर एक बैठक में समझौता किया गया। अगले दिन मालिक शिकार के लिए जल्दी रवाना हुए, जबकि ग्वेन अपने कमरे में आराम कर रहे थे। दरवाजा खुला और महल की महिला ने प्रवेश किया। उसने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि इसके बजाय उसने उसके गालों पर 3 चुम्बन दिए, जैसे ग्वेन की माँ उसे एक बच्चे के रूप में देती थी। उस शाम को महल का स्वामी लौट आया और एक लोमड़ी की खाल लेकर आया। अपने वचन के अनुसार ग्वेन ने मालिक को उनके गाल पर 3 चुम्बन दिए। मालिक ने हंसते हुए कहा कि लोमड़ी की खाल महल की महिला के चुंबन के लिए एक बुरा इनाम थी। ग्वेन का दिल भारी था, क्योंकि अब समय महल छोड़ने का था और हरे शूरवीर की चुनौती का सामना करने का समय आ रहा था। उसने कपड़े पहने और अपने मेजबान को छोड़ दिया। वो अंधेरी तूफानी सुबह में निकल गया। महल के मालिक ने उसे रास्ता बताया। साथ में वो ऊबड़ खाबड़ चट्टानों और अंधेरी दलदलों से गुजरे। जैसे ही सूरज निकला, ग्वेन एक सड़क के पास रुक गया जो 2 बर्फ की पहाड़ियों से ढकी हुई थी और उसमें बीच में रास्ता था। मालिक ने सड़क की ओर इशारा किया और ग्वेन आगे बढ़ गए। पहाड़ियों की ये सड़क नुकीले किनारों से भरी थी। अंत में वो एक विशाल अंधेरी गुफा में आया। वो भीतर चला गया, लेकिन तुरंत ही
उसके सामने कुल्हाड़ी लिए लंबा चौड़ा हरा शूरवीर खड़ा था। उसका सिर फिर से उसके कंधों पर मजबूती से जुड़ा हुआ था। स्वागत है, आपने यात्रा अच्छी तरह की। अब वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। ग्वेन ने बहादुरी से अपना हेलमेट हटा दिया और उसके आगे झुक गया। अपनी गर्दन को शूरवीर की कुल्हाड़ी पर चढ़ा दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी उठी, ग्वेन ने कुछ नहीं किया, वो हिला भी नहीं, लेकिन हरा शूरवीर रुक गया। आप हिचकिचाते हैं? क्या आप अपना वादा पूरा करने से डरते हैं? जब मेरा सर कट जाएगा तो वापस नहीं लगेगा आपके जैसे, लेकिन मैंने वचन दिया और मैं उससे नहीं हटूंगा। दूसरी बार शूरवीर ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को हवा में ऊपर उठा दिया। इस बार ग्वेन ना तो हिला और ना ही रोया, क्योंकि तेज कुल्हाड़ी हवा में सीटी की तरह बज रही थी और उसकी गर्दन की त्वचा को चीर रही थी। कुछ क्षण वहीं खड़े रहकर ग्वेन को लगा रक्त की कुछ बूंदों के अलावा उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ था। वो हरे शूरवीर को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वो नहीं था। उसके बजाय महल के मालिक, जिन्होंने उस पर हाथ रखा था, उसे अपने कंधों पर उठा लिया। मेरे बहादुर शूरवीर, हमारे कोई बेटा या बेटी नहीं है। उत्तराधिकारी होने के लिए साहस, ईमानदारी और सच्चे आदमी की तलाश की। मैं एक आदमी की तलाश में आर्थर की अदालत में आया था, जो इस राज्य में हमारा स्थान लेने के योग्य हो, और वो तुम हो। सर बबलैक ग्वेन को महल में ले गए, जहां उन्होंने उसे उस क्षेत्र का स्वामी घोषित किया। ग्वेन ने अपने शेष दिनों में साहस, ईमानदारी और सच्चाई के साथ शासन किया। कहानी समाप्त हुई। बसंत की राजकुमारी। एक बार की बात है, मूनलो नाम के एक विशाल दैत्य जो चंद्रमा के ऊपर टहल रहे थे। अचानक उसकी नजर पृथ्वी की सुंदर देवी पर पड़ी, जिसे टेरा कहा जाता था। मूनलो को तुरंत उससे प्यार हो गया। वो चंद्रमा से उतरकर पृथ्वी पर आया और वो टेरा के सामने झुक गया, जैसे एक पेड़ फूल पकड़े हुए हो, और उसने उसे प्रस्ताव दिया। टेरा उससे बहुत प्रभावित हुई। वो हंसी। मूनलो ने उसका दिल जीत लिया। मूनलो ने जल्द ही सुंदर नदी के किनारे एक महल बनाया। ये धरती का सबसे सुंदर महल था। टेरा बहुत प्रसन्न थी। जल्दी ही टेरा और मूनलो के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ और उसे आशीर्वाद देने आए महान देव ने राजकुमारी वसंत नाम की घोषणा की। टेरा और मूनलो बहुत प्रसन्न थे। जैसे जैसे सुंदर राजकुमारी बसंत बड़ी होती गई, उसके कई प्रेमी आए, लेकिन उसने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया। वो अपनी माँ के साथ अपने प्यारे महल में रहकर खुश थी। एक दिन सूर्य के देव सनशाइन उसे देखने के लिए आए। तब राजकुमारी बसंत ने उन्हें देखा और वो चकित रह गई, क्योंकि सनशाइन सबसे सुंदर देव थे जिसे उसने अब तक देखा था। नमस्कार सुंदर राजकुमारी वसंत, मेरा नाम सनशाइन है और मैं आपके पास शादी में आपका हाथ मांगने आया हूँ। राजकुमारी बसंत एक बार फिर उदास हो गई। ओह शक्तिशाली सनशाइन, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सनशाइन चला गया और अगले दिन जब सूरज निकला तो सनशाइन फिर महल में आ गया। हे सुंदर राजकुमारी वसंत, कृपया बाहर आएं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी बसंत एक बार फिर बाहर आई। ओह, आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई, और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे माता के प्रति प्रेम को भी समझता हूँ, इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और वो क्या होगा? मुझसे शादी करो, मेरे साथ मेरे राज्य में आओ, 9 महीने मेरे साथ रहो और बाकी 3 महीने अपनी माँ के पास। राजकुमारी बसंत मुस्कुराई, क्योंकि उसे सनशाइन का प्रस्ताव काफी पसंद आया था। वो मान गई और तुरंत ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपने माता पिता से विदाई ली और वो सनशाइन के साथ चली गई। शादी के कुछ दिनों के बाद में मूनलो टेरा के पास आया। हे प्रिय, मुझे लोगों की देखभाल के लिए राज्य वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन मेरे बारे में क्या? मैंने हमेशा तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहा है, लेकिन तुम कभी नहीं आती। तुम अपना महल नहीं छोड़ना चाहती हो। हाँ,
मैं पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहती, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मूनलो चले गए। टेरा बिल्कुल अकेली थी। जैसे ही वो एक घनी जंगल में पहुंची, उसने वहां से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन वहां उसे ठंड दिखाई दी। स्वागत है टेरा, अपनी क्षेत्र से बाहर आने में थोड़ा समय ले लिया। तुम कौन हो? बहन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानी? मैं ठंड हूँ। चलो, बहुत समय हो गया, मैंने भी तुमसे कुछ अधिक ही सोच लिया। मैं तो यहाँ आई हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। चलो, जम जाओ। टेरा तुरंत बर्फ से ढक गई और वो जम गई। अब ये धरती मेरी है। और शीघ्र ही पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इस बात की जानकारी मूनलो को उसके मंत्री ने दी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से सनशाइन के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था के लिए कहा। सर, आपको गुप्त रूप से सनशाइन से मिलना चाहिए ताकि फ्रोस्ट को पता ना चले। सही कहा। बुद्धिमान मंत्री ने एक विचार सुझाया और उसके बाद मूनलो ने सूर्य और पृथ्वी को आमने सामने कर दिया और इससे ग्रहण लगा। मूनलो ने सनशाइन और वसंत से बातचीत की और उन्हें सब कुछ समझाया। सनशाइन को गुस्सा आ गया। मैं गर्मी से पाला पिघला दूंगा। मूनलो ने हाँ कहा और फिर वो रास्ते से हट गया। सनशाइन ने ठंड पर अपना प्रकोप फैलाया और जल्दी ही सारी बर्फ पिघलने लगी। ये क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें बहुत शक्तिशाली थी। वो तुरंत समझ गई कि ये सनशाइन है। ठीक है, रुको। मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक आप टेरा को मुक्त नहीं कर देते। मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे आजाद करो या मैं तुम्हें पिघला दूंगा। कोई शर्त नहीं है। अच्छा, तो आगे बढ़ो। मुझे पिघलाने से पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी और इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। सनशाइन स्तब्ध रह गया। वो सही है, उससे पूछें कि वो क्या चाहती है। सनशाइन गुस्से से भड़क उठा। मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन जब हर साल राजकुमारी वसंत चंद्रमा पर चली जाएगी, तब पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा, पूरे 9 माह के लिए। ये सही नहीं है। 9 महीने का ठंडा तापमान धरती को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पास उसे देने के लिए क्या बचा होगा? ठीक है, तो फिर 7 महीने। आपको क्या लगता है हमारा बेटा मानसून के कारनामों के लिए कहाँ जाने वाला है? हमने उसे हर साल 3 महीने के लिए नानी के घर भेजने का फैसला किया है, ताकि वो पृथ्वी के बारे में कुछ सीख सके और बारिश कर सके। ओहो, ये क्या? फिर एक शिशु? ये बच्चा सनशाइन और प्रिंसेस स्प्रिंग का बेटा है। ठीक है, 4 महीने और यही 2 महीने। रुको तुम दोनों, देखो मेरी माँ एक मूर्ति की तरह बन गई है। बस 3 महीने, बस 3 महीने। अब हर साल सिर्फ 3 महीने तुम्हें मिलेंगे, या फिर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबको अगले साल देखूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। राजकुमारी बसंत एक बार फिर पृथ्वी पर पहुंच गई और पृथ्वी सुंदर लगने लगी। टेरा से बर्फ पिघल गई और वो एक बार फिर मुक्त हो गई। माँ, मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। वो बारिश का महारथी बनने जा रहा है। हमने उसका नाम मॉनसून रखा है और वो हर साल 3 महीने के लिए आपसे मिलने आएगा। ओह, कितना बढ़िया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरी बच्ची। और इसीलिए हर साल राजकुमारी बसंत 3 महीने के लिए टेरा की यात्रा के लिए आती है और पृथ्वी खिल जाती है। तब सनशाइन बसंत को लेने के लिए आते हैं और उनके साथ धरती पर ग्रीष्म ऋतु आती है और फिर मानसून घूमने आता है और 3 महीने बारिश बरसाता रहता है। और फिर जब वो चला जाता है तो ठंड साल के आखिरी 3 महीनों में उसके साथ आती है और सर्दी होती है। और टेरा, उसने सभी मौसमों को प्यार से अपने गले लगाया और उनके साथ पृथ्वी फलने फूलने लगी। कहानी समाप्त हुई।
राजा ग्रिजली बियर्ड। एक बार दूर राज्य में माइकल नाम के एक राजा की दीना नाम की एक बेटी थी, जो एक फूल की तरह सुंदर थी, लेकिन वो बहुत स्वार्थी और अति आत्मविश्वासी थी। किसी योद्धा को वो बड़ा नहीं मानती थी। उसने कई राजकुमारों का मजाक उड़ाया क्योंकि वो उससे शादी करने के लिए आए थे। एक बार किंग माइकल ने एक शानदार दावत रखी और कई योद्धाओं को उसमें आमंत्रित किया। जब राजा की बेटी को उनके सामने लेकर आया गया तो बेटी ने सभी में कुछ न कुछ कमियां बता दी, जैसे वो बहुत मोटा है, वो बहुत लंबा है, तीसरा बहुत छोटा था, चौथा बहुत पीला था, जैसे उसे सबके ही विरुद्ध कुछ कहना था। लेकिन उसने एक समर्थ राजा को भी ताना मार दिया, जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसकी दाढ़ी थोड़ी अजीब हो गई थी। उसकी दाढ़ी ग्रिजली भालू जैसी है। उसी समय उस राजा को राजा ग्रिजली बियर्ड का नाम मिला। लेकिन बूढ़ा राजा जब उसने देखा कि उसकी बेटी ने लोगों का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, सभी लोगों को बहुत बुरा लगा, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रतिज्ञा ली कि उसके दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से भी वो उसकी शादी करा देगा। कुछ दिनों के बाद एक भिखारी आया और महल के नीचे गाने लगा। राजा ने उसकी वाणी सुनकर कहा, उसे ऊपर आने दो। तब भिखारी अपने गंदे फटे पुराने कपड़ों में आया और राजा और उसकी बेटी के सामने खड़ा हो गया। उसने गाना गाया। जब उसका गीत समाप्त हुआ तो उसने एक छोटा सा उपहार मांगा। तुम्हारे गीत ने मुझे इतना प्रसन्न किया है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी पत्नी के रूप में दूंगा। राजा की बेटी कांप उठी, लेकिन राजा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भिखारी को देने की शपथ ली है और मैं इसे निभाऊंगा। वो जो कह सकती थी वो सब बेकार हो गया और फिर उसे भिखारी से शादी करनी पड़ी। तब राजा ने कहा, अब बेटी, एक भिखारी मेरे महल में अब और रहे ये उचित नहीं है और अब तुम अपने पति के साथ चली जा सकती हो। भिखारी उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गया और वो उसके साथ पैदल चलने के लिए विवश हो गई। जब वो एक बड़े से जंगल में पहुंची तो उसने पूछा, ये सुंदर जंगल आखिर है किसका? ये राजा ग्रिजली बियर्ड का है। अगर आप उसे चुन लेती तो ये आपका होता। ओह, मैं कितनी बदनसीब लड़की हूँ। बाद में वो एक घास के मैदान में आए। ये सुंदर घास का मैदान किसका है? ये राजा ग्रिजली बियर्ड का है। अगर आप उसे चुन लेती तो ये आपका होता। ओह, कितनी बदनसीब लड़की हूँ। तब वो एक बड़े से नगर में आए। ये इतना सुंदर और बड़ा शहर किसने बसाया है? ये राजा ग्रिजली बियर्ड का है। अगर आप उसे चुन लेती तो ये आपका होता। ओह, मैं कितनी बदकिस्मत लड़की हूँ। अंत में वो एक बहुत छोटी सी झोंपड़ी में आ गए। हे भगवान, इतनी गंदी और धूल भरी झोंपड़ी किसकी है? वो मेरा घर है जहाँ हम साथ रहेंगे। वो झोंपड़ी के अंदर चली जाती है। सेवक कहाँ है? क्या नौकर, अब तुम मेरी पत्नी हो। मेरा खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो यानी मैं तुम्हारी नौकर? हाँ। लेकिन दीना को खाना पकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था और भिखारी तो खुद खाना बनाता था। फिर वो बिस्तर पर लेट गई और फिर भिखारी ने उसे सुबह जल्दी उठने के लिए भी कहा। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही रहे और फिर उनका सारा सामान समाप्त हो गया। पत्नी, अब हम और कुछ नहीं कमा सकते। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम्हें बाजार में बैठना होगा उन्हें बेचने के लिए। यदि मेरे पिता के राज्य के लोगों में से कोई बाजार में आ गया और उन्होंने वहाँ मुझे सामान बेचते देखा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन भिखारी उसकी बात सुनने के पक्ष में ही नहीं था और फिर अगले दिन वो बाजार में एक कोने में जाकर बैठ गई। लेकिन अचानक एक शराबी आया और वो बर्तनों पर चलता चला गया। सभी बर्तन टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गए और वो रोने लगी कि अब क्या करे। अरे नहीं। वो घर की ओर भागी और भिखारी को अपना दुर्भाग्य बताया। अब रो मत, मैं देख सकता हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं राजा के महल में रसोई की नौकरानी के लिए पूछने गया और उन्होंने तुम्हें लेने का वादा किया है।
इस तरह से तुम्हें भोजन भी मिलेगा। दीना अब नौकरानी थी और वो सबसे गंदा काम करती थी। उसने अपनी दोनों जेबों के ओर एक बर्तन बांधा। उसके अंदर वो बचा हुआ खाना अपने घर ले जाती थी और ऐसे ही खाना वो अपने पति के लिए ले जाती। एक बार राजा के बड़े बेटे की शादी का जश्न था, इसीलिए दीना राजकुमारी राजा के दरबार में गई और अंदर देखने के लिए दरवाजे के पास खड़ी हो गई। स्वादिष्ट व्यंजनों की महक अंदर से बाहर आ रही थी। वो उसके पास पहुंच गई। वहाँ नौकरों ने उसे कुछ टुकड़े खाने के लिए दिए। इन्हें उसने घर ले जाने के लिए अपने बर्तन में रख लिए। तभी राजा का पुत्र अंदर आया और जब उसने सुंदर स्त्री को द्वार के पास खड़ी देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नाचने लगा, परंतु दीना ने मना कर दिया और वो डर गई, क्योंकि उसने देखा कि ये राजा ग्रिजली बियर था, जो उसका प्रेमी था, जिसे उसने भगा दिया था। उसके बचने का कोई फायदा न हुआ और वो दीना को दरबार में ले गया। जिस डोर से दीना ने अपने खाने के बर्तन बांधे हुए थे, वो डोर टूट गई और बर्तन गिर गया। जैसे ही बर्तन गिरा और जमीन पर टूटा, सारा बचा हुआ खाना जमीन पर फैल गया। वो बहुत शर्मिंदा थी। उसे लगा वो दरवाजे से कूद जाए और भाग जाए, लेकिन सीढ़ियों पर राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और वापस ले आया। उसने दया से उससे कहा, डरो मत, मैं भिखारी और घुड़सवार हूँ। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपना भेष बदल लिया और ये सब तुम्हें विनम्र बनाने के लिए किया गया था। वो फिर से रोने लगी और उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य नहीं हूँ। अब सब छोड़ो, बुरे दिन बीत चुके हैं। अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियों ने आकर उसे बहुत सुंदर कपड़े पहनाए और उसके पिता और पूरे दरबार ने राजा ग्रिजली बियर्ड के साथ उनके विवाह में उनकी खुशियों की कामना की। उसके बाद वे हमेशा के लिए खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। छोटा टिन का सैनिक। एक बार एक खिलौना बनाने वाले ने एक टिन के टुकड़े से 50 सैनिकों को बनाया। वो सभी बंदूक लिए थे, सभी सीधे आगे देख रहे थे और सभी ने लाल नील रंग की शानदार वर्दी पहन रखी थी। आखिर में जब वो आखिरी सैनिक को बनाने लगे तो उसके पास ज्यादा टिन नहीं था। खिलौना बनाने वाले के पास सिर्फ इतना था कि वो आखिरी सैनिक को एक पैर दे सके, लेकिन उस सैनिक को कोई परेशानी नहीं हुई। महसूस हो रहा था कि वो सबसे अलग था। वो अपनी चमकदार लाल नीली वर्दी पर अपनी बंदूक को लेकर सीधा खड़ा था। खिलौना बनाने वाले ने 25 सैनिकों को खचाखच भरी एक बक्से में रख दिया। फिर उसने उस बक्से को एक तोहफे के कागज में बांध दिया। वो सब सैनिक जो नाम के एक छोटे से बच्चे के जन्मदिन के उपहार थे। जब वो छोटा लड़का उस बक्से को खोला तो वो खुशी से चिल्लाने लगा, अरे वाह, टिन के सैनिक, धन्यवाद मम्मी। जो ने सैनिकों को फर्श पर फैला दिया और कप्तान के काम के लिए आखिर के टिन के सैनिक को चुना, क्योंकि वो अलग था और उसे उसने विशेष बना दिया। जो ने उसे अलमारी के ऊपर रखे हिप्पो खिलौने के बगल में रखा, जहाँ से सैनिक भूरे रंग का टेडी बियर, एक स्लीकी डॉग और एक अंतरिक्ष यात्री जैक के नाम से एक बॉक्स था। तालाब में तैरता हुआ हंस को वो देख सकता था और एक शानदार महल के दरवाजे पर खड़ी सबसे सुंदर लड़की को सैनिक वो देख सकता था। उसे उससे प्यार हो गया, क्योंकि उसकी तरह उसके पास भी सिर्फ एक ही पैर था। मैंने कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। लूसी, हाँ वो सुंदर है। वो हमेशा एक पैर पे रहती है। वो एक अच्छी बैले नृत्य करने वाली है। ओह, मुझे माफ करें, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना था। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं जोरों से बात कर रहा था। ओह, आप एक अच्छे सैनिक हैं, विनम्र और आदरणीय हैं। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ श्रीमान, धन्यवाद। एक और बात, अब से आप यहाँ हैं तो आपको पता होना चाहिए खिलौने के बक्से में जैक है, वो कपटी और मतलबी है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद श्रीमान हिप्पो। ये सब उसने श्रीमान हिप्पो से कहा। फिर उसने खुद से कहा, मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा।
लेकिन सैनिक को इस बात का एहसास नहीं था कि वो सुंदर महिला एक बैले नृत्य करने वाली थी और इस प्रकार के नृत्य करने वाले एक दूसरे के पैर को हवा में ऊंचा रखते हैं। इसलिए वो अपनी जगह पर से उसे एक पैर पे खड़ा देखा। आधी रात को जब घड़ी में 12 बजते थे, सभी खिलौने जीवित हो जाते थे और वो खेलते थे। छोटे सैनिक ने ठान लिया कि इस समय वो महल में जाएगा और शादी के लिए उस सुंदर लड़की से हाथ मिलाएगा। लेकिन एक और बात जिससे वो बेखबर था वो ये कि बक्से का जो जैक था वो भी बैले करने वाली लड़की को अपने मन ही मन में प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाना चाहता था। आधी रात के समय वो महल की दिशा में कूदा। सबसे पहले वो अलमारी से कूदा और सारी बाधाओं को पार करते हुए ये महल के पास पहुंच गया और मेज पे चढ़ गया। अचानक बक्से का ढक्कन खुला और जैक एक भयानक और गुस्सेल चेहरा लेकर बाहर कूदा। उसने छोटे टिन वाले सैनिक को गुस्से से देखा और कहा, मैं जैक हूँ, वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी सैनिक लड़के, और वैसे भी तुम्हें सिर्फ एक पैर मिला है। ये उन दोनों के बीच मौन का क्षण था। तुम एक बक्से में रहते हो, वो एक महल में रहती है, छोड़ दो। छोटे टिन के सैनिक ने महल की ओर देखा। सुंदर नर्तकी उसे देख रही थी, वो हंस रही थी। वो महल की ओर कूदने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। टिन के सैनिक! जैक पूरी तरह भड़का और चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उस चीज की ख्वाहिश मत करो जो तुम्हारी नहीं है। टिन सैनिक ने जैक की अशुभ आवाज को अनसुना कर दिया। बहुत अच्छा, कल का इंतजार करो। बुरी बातें होंगी, एक बुरी हवा तुम्हें उड़ा ले जाएगी। एक कुटिल हंसी के साथ वो गायब होकर वापस अपने बक्से के अंदर चला गया। मैं जैक की कोई सूचना नहीं मानूंगा। छोटे टिन सैनिक ने महल और खूबसूरत लड़की की ओर देखा। वो लूसी को देखते हुए तालाब के किनारे लेट गया। आखिर उसे नींद लग गई। वहां से सैनिक पूरे कमरे का सर्वेक्षण कर सकता था और प्यारी लूसी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, तो वो वापस मुस्कुराया। लेकिन वो जैक का बक्सा उसे देख नहीं सकता था। अचानक जोरदार हवा पर्दे से टकराई और पर्दा हिला, जिसकी वजह से टिन का सैनिक खुली खिड़की से बाहर गिर गया और फेंक दिया गया। जब वो गिर रहा था तो उसे जैक के शब्द याद आने लगे। एक बुरी हवा तुम्हें दूर ले जाएगी। और उसने तेज हवा में जैक की हंसने की आवाज भी सुनी। छोटा टिन सैनिक फुटपाथ पर पहुंच चुका था। फिर बारिश की भारी बूंदें उस पर गिरने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए वो नाली में गिर गया। मेरे साथ आगे क्या बुरा होने वाला है? उसने खुद से कहा, और जैसे कि जवाब में 2 लड़के सड़क पर भागते हुए आए। उन्होंने सोचा कि इस छोटे टिन के सैनिक को एक खोज के लिए समंदर में भेजना मजेदार होगा। उन्होंने जल्दी से पुराने अखबार की ओर एक छोटी सी नाव बनाई और उसे उसके अंदर रख दिया और फिर उस कागज के नाव को नाली में बहा दिया। छोटे टिन के सैनिक ने बंदूक को कंधे पर रख लिया और सोचने लगे, क्या मैं कभी अपनी खूबसूरत नर्तकी को फिर से देख सकता हूँ? बड़ी लहरों के बीच वो नाव ऊपर नीचे हो रहा था। अचानक वो नाव नीचे जाने लगी और एक बड़े से नाले में गई। छोटा टिन सैनिक डर से कांपने लगा और उसने कसकर अपने बंदूक को पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं शर्त लगाता हूँ कि इसके पीछे जैक ही है। नाले के अंदर तो बहुत ही अंधेरा छाया था। उसने देखा थोड़ी दूर पर एक कार के हेडलाइट्स की तरह कुछ दिख रहा था। जैसे ही उसकी नाव करीब आई, छोटे टिन के सैनिक को महसूस होने लगा कि दोनों बत्तियां असल में आंखें थी। एक बहुत ही बड़े बदसूरत पानी वाले चूहे की आंखें। वो सीमा पे गश्त लगा रहा था। वो जोर से चिल्लाया, आज्ञा पत्र। टिन का सैनिक तो चुप रहा। उसका आज्ञा पत्र छीनने के लिए पानी वाले चूहे ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छोटा टिन का सैनिक बहुत तेज था। उसने तेजी से नाव बढ़ाया और उसने सीमा पार कर लिया। चूहा उसका पीछा करता रहा। वो चिल्लाने लगा, रोको उसे, रोको उसे। उसने मुझे अपना टोल नहीं दिया है, उसे पास नहीं मिला है। लेकिन पानी की आवाज से कुछ सुनाई नहीं दिया।
छोटे टिन के सैनिक को दिन का उजाला दिखने लग गया। आजादी, आजादी। मैं अभी भी उसकी मुस्कान देखने के लिए फिर से घर जा सकता हूँ। जैसे ही छोटी नाव दिन के उजाले की ओर बढ़ने लगा, सैनिक ने एक शोर सुना। वो एक झरना था। छोटी नाव मानो हवा में उड़ गई। नीचे एक नहर बह रही थी। फिर से नहीं। हालांकि वो डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। नाव गोल गोल घूमकर पानी के सतह पर जा गिरी और आखिरकार डूब गई। सैनिक तूफानी पानी के बीच में फंस गया और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। उसे एक मछली ने निगल लिया था। जब सैनिक कई घंटों तक मछली के पेट में रहा, इतने में रोशनी की एक किरण अंदर आई और उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, ये तो एक पैर वाला छोटा सैनिक है। जिस मछली ने उसे निगल लिया था वो पकड़ी गई थी। उसे बाजार लाया गया था और जोजो की माँ को बेच दिया गया। और जब उसने मछली को चीरा तो अंदर छोटा टिन वाला सैनिक मिला। उसने ध्यान से सैनिक को सुखाया और फिर उसे महल की उस सुंदर नर्तकी के बगल में रख दिया और वो चली गई। नर्तकी सैनिक को देखकर मुस्कुराने लगी और सैनिक का दिल पिघल गया और उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। और तब उसने उसके दूसरे पैर को देखा और वो निराश हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वो कभी हाँ नहीं करेगी। और अचानक उसने एक प्यारी सी आवाज सुनी। आप कैप्टन टिन है ना? हाँ हाँ मोहतरमा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया कहिए मोहतरमा। आपको अलमारी के ऊपर देखकर मैं आपसे प्यार करने लगी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? छोटा टिन सैनिक तो चौंक गया और उसने जल्दी से हाँ कर दिया। लेकिन फिर घड़ी में आधी रात की घंटी बजी। जैक बक्से से बाहर निकल आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो बहुत डरावना दिख रहा था। उसने जल्दी से बक्से से एक तलवार निकाली और कहा, मैंने तुमसे कहा था ऐसी चीज की ख्वाहिश मत करो जो तुम्हारी नहीं है। लूसी मेरी है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटे टिन का सैनिक उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बंदूक उठाई और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो महल के सामने लड़ने लग गए और फिर अचानक छोटे टिन के सैनिक ने अपने बंदूक को जैक के बक्से में डाला और उसे घुमाते हुए चूल्हे की ओर फेंक दिया और जोर से चिल्लाते हुए जैक चूल्हे में जाकर गिरा और जलकर उसकी मौत हो गई। छोटे टिन का सैनिक और लूसी एक दूसरे के गले मिले। दोनों महल में रहने के लिए चले गए। उसके बाद से वो खुशी से रहने लगे। कहानी समाप्त। स्नो वाइट और 7 बोने। एक समय की बात है, एक रानी अपने महल की खिड़की पर बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फ की बारिश हो रही थी। काली लकड़ी से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेद परत जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून की लाल बूंदें सफेद बर्फ पर गिरी। रानी ने सोचा, काश मेरी एक बेटी होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होठ खून की बूंदों जैसे लाल और बाल इस खिड़की के रंग जैसे काले होते। कुछ दिनों बाद रानी की इच्छा पूरी हुई और उसने बच्ची का नाम रखा स्नो वाइट। लेकिन बच्ची को जन्म देते ही रानी की मौत हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी जितनी खूबसूरत थी उतनी दुष्ट भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो, ये ख्याल उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक जादुई आईना था। वो रोज उस आईने में देखती और पूछती, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आईना जवाब में कहता, आप ही हो रानी सबसे खूबसूरत। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए और हर नया दिन स्नो वाइट की खूबसूरती में और निखार लाता। और एक सुबह रानी ने जादुई आईना देखा और उससे पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, ये बात है सच, मगर सबसे सुंदर स्नो वाइट है अब। रानी गुस्से और ईर्ष्या से आग बबूला हो गई। उसने अपनी सौतेली बेटी से तुरंत छुटकारा पाने का मन बना लिया। उसने एक शिकारी को बुलाया और शिकारी को आदेश दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल के अंदर ले जाकर मार दे, सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर लेकर आए, जिससे रानी को यकीन हो जाए कि स्नो वाइट मर चुकी है।
शिकारी स्नो व्हाइट को दूर घने जंगल में ले गया। पर जैसे ही उसने स्नो व्हाइट को मारने के लिए हथियार उठाया, उसे स्नो व्हाइट की सुंदरता और सौम्यता का एहसास हुआ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें महल वापस भी नहीं ले जा सकता, और अगर यहाँ छोड़ा तो जंगली जानवर तुम्हें बहुत जल्द खा जाएंगे। उसने स्नो व्हाइट को जंगल में छोड़ दिया और वापस जाते वक्त उसने एक हिरण का शिकार किया। फिर उस हिरण का दिल निकालकर सबूत के तौर पर रानी को दे दिया। बेचारी स्नो व्हाइट काले घरे जंगल में डर के मारे भटकती रही। झाड़ियों के पीछे जंगली शेरों की नजर स्नो व्हाइट पर पड़ी, पर मानो जैसे करिश्मा उन्होंने स्नो व्हाइट पर हमला नहीं किया। जब रात हुई तब स्नो व्हाइट को जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर नजर आया। उसने आवाज लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। उसने दरवाजा खोला और भीतर चली गई। नीचे छत वाले इस मकान में उसने लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां देखी। उस मेज पर 7 नाश्ते की कटोरियां, 7 चम्मच और 7 प्याले थे। ये घर 7 बोनों का था। वो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई का काम करते थे। स्नो व्हाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठी और उसने हर कटोरी में से थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो ऊपर की मंजिल पर गई, जहां उसे एक कमरा मिला। कमरे में 7 छोटे छोटे पलंग थे। वो एक पलंग पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। जैसे ही चांद आसमान में खिला, वो 7 बौने घर पर लौट आए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक की कमर पर चमड़े का थैला था जिसमें सोना था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना खाया। हाँ हाँ, किसी ने हमारा खाना खाया है। वो चिल्लाने लगे। फिर वो ऊपर अपने कमरे की ओर गए। स्नो व्हाइट को पलंग पर सोते देख वो चौंक गए। ये परी जैसी सुंदर लड़की कौन है? ताज्जुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से लड़की के बारे में पूछने लगे। स्नो व्हाइट ने जाकर अपनी कहानी बताई। बौनों को उसके लिए दुख हुआ और दया भी आई। उन्होंने स्नो व्हाइट को अपने साथ ही रहने के लिए कहा। उसे घर संभालने का काम सौंपा गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जब वो पहाड़ी पर अपने काम पर जाए तो वो किसी के लिए भी दरवाजा ना खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर दुष्ट रानी को पता चला कि स्नो व्हाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से मारने का प्रयास करेगी। स्नो व्हाइट उन 7 बौनों के साथ रहने लगी। वो घर की और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बौनों के साथ वो बहुत खुश थी। थोड़ी ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ की दुष्टता को भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से जादुई आईने में देखकर पूछा, जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक। स्नो व्हाइट है ज्यादा सुंदर, ये बात अब तक है सच। हमें जंगल की एक चिड़िया ने बताया, 7 बौनों के साथ घर है बसाया। दुष्ट रानी गुस्से से लाल हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। अब उसने सोचा कि वो स्नो व्हाइट को अपने हाथों से मारेगी। उसने भेष बदला और रूप लिया एक मुसाफिर का और जंगल में उन बौनों के घर की ओर चल पड़ी। स्नो व्हाइट खिड़की पर बैठी बौनों के फटे कपड़े सी रही थी। दुष्ट रानी ने आवाज बदलकर उसे बुलाया, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़े के लिए चमकीले रिबन ले लो। रंग बिरंगी रिबन देखकर स्नो व्हाइट बहुत खुश हो गई। वो बौनों की दी हुई चेतावनी को भूल गई थी। वो दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बहुत अच्छा है, पर उस पर लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेष में दुष्ट रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांध दूं। ये कहते ही रानी ने स्नो व्हाइट का लिबास इतना कस के बांधा कि बेचारी स्नो व्हाइट सांस भी नहीं ले पा रही थी। सांस ना ले पाने की वजह से स्नो व्हाइट जमीन पर ऐसे गिरी मानो शरीर से जान निकल गई हो। दुष्ट रानी खुश होकर अपने महल की ओर भागने लगी। रात को जब वो 7 बौने घर वापस आए, उन्होंने देखा स्नो व्हाइट जमीन पर निर्जीव पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ था। उन्होंने कसके बंधी रिबन को चाकू के सहारे काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो व्हाइट की सांसें वापस आ गई और स्नो व्हाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बौनों को बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ।
बोनो को पता चल गया कि वो औरत और कोई नहीं, भेष बदली हुई दुष्ट रानी थी जो स्नो व्हाइट को अब भी मारना चाहती थी। याद रखो, कभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलो। और स्नो व्हाइट ने वादा किया कि आज के बाद वो किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात दुष्ट रानी फिर से जादुई आईने के पास आई। जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक, पर स्नो व्हाइट है ज्यादा, ये बात अब तक है सच। गुस्से में दुष्ट रानी महल के तहखाने की तरफ भागी, जहाँ उसने अपने गुप्त काले जादू की दुनिया बसा रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब बनाया। सेब एक ओर से हरा और दूसरी ओर से गहरा लाल था। सेब का हरा हिस्सा तो खाने लायक था, लेकिन अगर जहरीला लाल हिस्सा खाया तो इंसान की मौत पक्की। दुष्ट रानी ने फिर से भेष बदला। इस बार एक सेब बेचने वाली औरत का भेष धारण किया, मैले कपड़े और हाथों में एक सेबों से भरा थैला लेकर। वो रंग बिरंगा जादुई सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा था। वो जंगल में बोनो के घर पहुंची। स्नो व्हाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अनजान औरत को अपने पास आता देख वो घबरा गई और दौड़कर घर के अंदर चली गई। उसने झट से दरवाजा बंद किया और उसने उस औरत की आवाज सुनी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुन स्नो व्हाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोलूं और दरवाजा बंद रखूं तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोल दी और बाहर झांक कर बोली, मुझे तुम्हारी सेब दिखाओ। रानी ने कहा, ये वाला सेब खाओ, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो व्हाइट सोच में पड़ गई। ये देखकर रानी बोली, घबराओ मत, इसे खा लो। देखो, मैं इसे 2 हिस्सों में बांट देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। दुष्ट रानी सेब का हरा हिस्सा खाने लगी और लाल हिस्सा उसने स्नो व्हाइट को दे दिया। स्नो व्हाइट सेब खाने से अपने आप को रोक ना पाई, पर जैसे ही उसने खाया वो जमीन पर गिर गई। उस रात दुष्ट रानी ने जादुई आईने को साफ किया और फिर से पूछा, जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? इस धरती से लेकर आसमान तक आपसे खूबसूरत कोई नहीं है अब। जब बॉनी रात को घर वापस लौटे, उन्होंने स्नो व्हाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। निर्जीव स्नो व्हाइट के शरीर के लिए उन्होंने एक कांच का ताबूत बनाया और आसपास फूलों के पौधे लगा दिए ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सके। एक दिन एक युवा राजकुमार घोड़े पर बैठकर अपने शिकारियों के साथ वहां आया। जैसे ही उसकी नजर कांच के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस लड़की को देखा, वो हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। उसका चेहरा बर्फ सा सफेद था, होठ खून के रंग जैसे लाल और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे काले थे। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये ताबूत अपने साथ ले जाने दीजिए। बदले में मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा, इतना कि सारी जिंदगी पहाड़ियों को खोदकर आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए सारी दुनिया के सोने से भी ज्यादा अनमोल है। जब उन्होंने देखा कि राजकुमार उनकी प्यारी सी स्नो व्हाइट के प्यार में पड़ चुका है, उन्होंने वो ताबूत राजकुमार को भेंट स्वरूप दिया। राजकुमार ने अपने शिकारियों से कहा कि वे इस ताबूत को संभाल कर ले आए, पर जैसे ही शिकारी ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक शिकारी का पांव फिसला और उस धक्के के कारण स्नो व्हाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकला, स्नो व्हाइट चिर निद्रा से जाग गई और दंग होकर देखने लगी। स्नो व्हाइट के साथ जो भी हुआ था वो राजकुमार ने उसे बताया और उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव भी रखा। और स्नो व्हाइट, जिसे राजकुमार पहली नजर में ही पसंद आ गया था, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी की खुशी में पूरे राज्य को दावत दी गई और तो और दुष्ट रानी को भी न्योता भेजा गया। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो जादुई आईने के पास गई और आईने को जाकर अपने बारे में पूछा, जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? कोई नहीं था आप सा, न दासी न रानी, पर स्नो व्हाइट तो अब बन गई आपसे भी बड़ी महारानी।
आपकी सुंदरता किसी के काम न आई, स्नो वाइट की अच्छाई सबके दिल पर है छाई। जैसे ही रानी ने ये शब्द सुने, वो गुस्से में आ गई और उसने आईने को जमीन में पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलन के मारे रानी का चेहरा लाल पड़ गया था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने अपने प्राण छोड़ दिए। पर स्नो वाइट और राजकुमार साथ साथ हमेशा खुश रहने लगे। टॉम थम की कहानी। एक बार एक बहुत बूढ़ा भिखारी घने जंगलों में भटकता जा रहा था। एक दिन जब उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, तब उसने गोगो नाम लिखे एक आदमी के घर पे दस्तक लगाई और खाने के लिए भीख मांगी। ऑर्क गोगो और उसकी पत्नी जीजी ने उस अजनबी को अपने गुफा में स्वागत किया। जब उसकी पत्नी ने एक छोटी सी थाली में कुछ रोटियां रखी, तो उसे महसूस हुआ कि वो उनका मेहमान नहीं बल्कि मर्लिन था। वो महान और सबसे कुशल जादूगर था। ओह महान जादूगर मर्लिन, कृपया हमारी विनम्र सहायता स्वीकार करें। आप दोनों बहुत विनम्र और अच्छे हैं। मैं खुश हूँ, इसलिए मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपको कुछ देना चाहता हूँ। उसने 2 बार उंगलियों से चुटकियां बजाई और फिर उसके सर के ऊपर बुलबुले दिखाई देने लगे जिसमें चित्र थे। अलस्कदुश, ढेर सारा चमकदार सोना, जगमगाती हीरे की खदानें। मुझे बताओ, आप क्या चाहते हैं? अगर मुझे बेटा होता तो मैं दुनिया की सबसे खुशहाल जीव होती। वो मेरे पति के अंगूठे से बड़ा नहीं होता तो भी मुझे संतुष्टि मिल गई होती। जीजी ने अपने अंगूठे को बहुत ही उम्मीद से देखा। एक और का बेटा, वो भी अंगूठे से बड़ा ना हो, ऐसे विचार कर मर्लिन बहुत ही रोमांचित हुआ था। इसलिए उसने उस बेचारी की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया और उसके बाद उसने अंगूठे को पकड़कर एक छोटे से ऑर्क को तैयार किया। नए ऑर्क माता पिता को बहुत खुशी हुई और उन्होंने मर्लिन को अनगिनत बार धन्यवाद दिया। उसके तुरंत बाद जादूगर वहाँ से चला गया। टॉम कभी भी अपने पिता के अंगूठे से बड़ा नहीं हुआ, इसलिए हर कोई उसे अंगूठा टॉम कहता था। गोगो और जीजी अपने बेटे को खोने के डर से उसे लोगों के नजरों से दूर रखा करते थे। उसके रहने के लिए उन्होंने एक छोटा सा खिलौना घर तैयार किया था और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो बहुत ही चालाक और चतुर बालक बन गया। एक दिन गोगो जंगल में लकड़ी काटने जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब उसने अपने आप से कहा, काश मेरे पास घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए कोई होता। पिताजी, मैं घोड़ा गाड़ी चला सकता हूँ, बिल्कुल अकेले। गोगो हंसा और उसने जवाब दिया, ठीक है, कम से कम कोशिश कर सकते हैं। जब समय आया, टॉम ने अपनी माँ से घोड़े को गाड़ी से जोड़ने के लिए कहा और फिर वो घोड़े के कान के ऊपर बैठ गया और उसे रास्ता बताने लगा। घोड़ा घने जंगलों की ओर जाने लगा। जब वो एक कोने में मुड़ गया तो टॉम ने उससे धीरे से कहा कि सुनो दोस्त, धीरे चलो। धीरे धीरे। उसके इस आदेश को 2 लोगों ने सुना, लेकिन घोड़े तो दिखे, लेकिन आवाज भी सुनी, लेकिन उसमें कोई सवार नहीं दिखा। कितनी अजीब बात है, एक गाड़ी जा रही है और एक घुड़सवार घोड़े से बात कर रहा है, लेकिन वो घुड़सवार दिख नहीं रहा है। उन्होंने जिज्ञासा से गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यह कैसा अजीब जादू है। गाड़ी सीधे जंगल में चली गई, ठीक उसी जगह पर जहां गोगो काम कर रहा था। तब टॉम ने अपने पिता को देखकर कहा कि सुनिए पिताजी। क्या आपने देखा पिताजी, मैं गाड़ी लेके आ गया। गोगो ने अपने बेटे को लिया और उसने अपने बेटे को कंधे पर बिठा दिया। इस दौरान वो 2 अजनबी देखे जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे और दोनों हैरत में पड़ गए। फिर उसमें से एक ने दूसरे का कंधा जोर से पकड़कर कहा। वो लालच में खुश नजर आ रहा था।
हमें इस छोटे ऑर्क को भगा ले जाना चाहिए। वो हमारा नसीब बनाएगा। दुनिया भर के लोग हमें इसके जैसे छोटे विचित्र को देखने के लिए पैसे देंगे। हम अमीर हो जाएंगे। अमीर, मैं बता रहा हूँ। इसलिए उन्होंने जल्दी से टहनियों और पत्तों में अपने आप को ढककर रूप बदल दिया। जब गोगो जंगल से एक करीबी रास्ते से जा रहा था, तब उन्होंने छोटे टॉम के मुंह पे हाथ रखकर उसे पकड़ लिया और तेजी से अपनी झोली के अंदर चुपचाप उसे रख दिया। और ऐसे ही ये जंगल के देवदार पेड़ों की छाया में दूर निकल गए। मदद कीजिए पिताजी, मेरी मदद कीजिए। टॉम चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। वो अजनबी अपहरणकर्ताओं ने उसे शॉल से ढक लिया था और यात्रा शुरू कर दी। और टॉम अपनी आवाज में तीव्र इच्छा लगाकर विनती कर रहा था, कृपया क्या आप मुझे नीचे रखेंगे? मुझे बाथरूम जाना है। तुम हमें मूर्ख मत बनाओ सुअर के बच्चे। हमें पता है कि तुम भागना चाहते हो, है ना? नहीं सर, लेकिन अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं आपको मुझे धागे से बांधने का सुझाव देता हूँ। वो लड़के को एक धागे में बांधने को तैयार हो गए। एक छोर टॉम को बांधा और दूसरा उस आदमी ने अपने हाथ में बांधा। उन्होंने उसे नीचे छोड़ दिया और उसे बाथरूम जाने की इजाजत दे दी। टॉम चालाकी से चूहे के बिल में घुस गया। उसने दांतों से धागे को काट दिया। आदमियों ने बिल में डंडियां डाली, लेकिन सब व्यर्थ हुआ, क्योंकि टॉम बिल में ही रेंगता रेंगता अंदर चला गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, वो हताश होकर हार मानकर मजबूर हो गए। थोड़ी देर बाद जब टॉम को पता चला कि वो लोग चले गए हैं, तब वो बिल से बाहर निकल गया। जब वो चल रहा था, उसने 2 गॉब्लिन्स को अपने पिता गोगो को लूटने के बारे में बात करते हुए सुन लिया। तब उसने चालाकी और चतुराई दिखाई और उनकी योजनाओं को खराब कर दिया। मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे। मैं गुफा के दरवाजे से फिसलकर अंदर जा सकता हूँ, फिर तिजोरी में, और आपको जितना सोना चाहिए उतना दिलवा सकता हूँ। आप क्या कहते हैं? और तुम इस तरह हमारी मदद क्यों करोगे? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है टिंगूराम? मुझे इस लूट का अपना सही हिस्सा जरूर मिलेगा। क्यों नहीं? चलो फिर चलते हैं। गॉब्लिन ने टॉम को अपने सर पर बिठा लिया और वो चलते चले गए। जैसे ही वो लोग गोगो की गुफा के पास पहुंचे, टॉम गुफा के अंदर छोटी सी टॉनर में फिसल के अंदर चला गया और उसने उन लोगों के लिए दरवाजा खोला, जिसे टॉम के पिता ने खास तरीके से बनवाया था। दोनों गॉब्लिन्स गुफा में प्रवेश हो गए। उनकी आंखें लालच से चमक रही थी। उन्होंने फिर से जांच की, ये निश्चित किया कि और पति पत्नी सो रहे हैं कि नहीं, और चुपके से खजाने वाले कमरे में चले गए। जैसे ही गॉब्लिन्स ने लालच में आकर सोने को अपनी झोली में भरना शुरू किया, तभी टॉम ने खजाने के दरवाजे को बंद कर दिया और कुंडी लगाकर उन्हें अंदर फंसा कर चला गया। फिर उसने अपने पिता को पुकारा, पिताजी, पिताजी, यहाँ मैंने लुटेरों को पकड़ लिया है। गोगो और गीगी दोनों जग गए। उन्होंने आवाज सुनी और चेहरे पे मुस्कान आई। वो उसके बेटे की प्यारी आवाज थी और वो लोग उधर चलने लगे जहाँ से आवाज आ रही थी। मेरा छोटा टॉम वापस आ गया है। उनका पूरा परिवार फिर से आपस में मिल जाने पर और साथ ही अपने सामान की सुरक्षा पर खुशी महसूस करने लग गए और खुशी के मारे रो रहे थे। गीगी ने अपने बेटे को उठाया और उसके माथे को चूमा। इतने में उन्होंने खजाने के कमरे में 2 गॉब्लिन्स को चोरों की तरह फुसफुसाते हुए सुना। अरे टॉम, दरवाजा खोलो। तुम्हारा खजाने का हिस्सा तुम्हारी राह देख रहा है। टॉम, क्या तुम वहां हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पूरा ऑर्क परिवार उन घुसपैठियों की दुर्दशा पर हंसने लगा। गोगो ने उन्हें सबक सिखाने का निर्णय लिया और उन्हें जोर से अच्छे से पीटने लगा। इतने में टॉम ने गॉब्लिन्स को अपनी जान के डर से दया के लिए भीख मांगते सुना। जब गोगो आखिर में खजाने के कमरे से बाहर आया, तब दोनों गॉब्लिन्स अपने आप को गोगो की मुट्ठी से छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रहे थे और टॉम को गर्व महसूस हुआ कि वो इतने अच्छे माता पिता का बेटा है।
अब से हम तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा एक ऑर्क दूसरे ऑर्क के साथ करता है। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। कहानी समाप्त। खुश राजकुमार। शहर से बहुत ऊपर एक ऊंचे खंबे पर खुश राजकुमार का एक पुतला था। वो सर से पांव तक पतले सोने के पत्तों से मढ़ा हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 चमकदार नीलम थे और उसके तलवार के मुंह पर बड़ा सा एक लाल चमकदार माणिक था। एक रात को एक छोटी सी चिड़िया शहर के ऊपर घूमने लगी। वो थकी हुई थी और उसे वो रात खुश राजकुमार के पैरों में बितानी थी। वो सोने ही वाली थी कि उतने में पानी का एक बूंद उस पर गिर गई। उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि आसमान में कोई बादल नहीं थे। उसके बाद दूसरी पानी की बूंद भी उस पर गिरी। वो चिड़िया सोने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगी। इतने में तीसरी बूंद भी उस पर गिरी। उसने ऊपर देखा और समझ गई कि वो पानी खुश राजकुमार के आंखों से बह रहा था। उस चिड़िया को उस राजकुमार पर दया आई और उसने पूछा, आप कौन हैं और आप क्यों रो रहे हैं? मैं भी एक मनुष्य था और एक भव्य महल में रहता था। मैं बहुत दयालु था। मेरा मन सच्चा था। मेरे साम्राज्य में कोई दुखी नहीं था और इसीलिए मेरे दरबारी मुझे खुश राजकुमार कहते थे। मेरे मृत्यु के बाद मुझे यहाँ एक ऊंचे खंबे पर बिठा दिया गया। मेरा दिल शीशे का बना हुआ है, फिर भी मेरा दिल रोता है जब मैं देखता हूँ मेरे राज्य की दुर्दशा और दुखी हालत। आप तो बहुत दयालु हैं, लेकिन आप इस वक्त क्यों रो रहे हैं? बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में एक दर्जी का छोटा बच्चा बीमार है। वो रो रहा है क्योंकि उसकी माँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रही है, क्योंकि वो बहुत गरीब है। बच्चे की माँ उसे एक ही चीज दे रही है, पानी पास की नदी का। लेकिन उस छोटे बच्चे का पेट खाने के लिए तरस रहा है। लेकिन आप यहाँ से उसकी मदद कैसे करेंगे? मेरी तलवार की मुट्ठी से एक माणिक ले लो और उस गरीब औरत को देकर आओ। उस छोटी चिड़िया ने राजकुमार की आज्ञा मान ली और उसके बाद वो दर्जी के झोपड़ी की ओर उड़ने लगी और टेबल के ऊपर माणिक रख दिया। उस गरीब बच्चे को बीमारी से थोड़ी राहत मिले इसलिए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। जैसे ही वो उड़ गई, वो गरीब माँ चमकदार माणिक को अजीब नजरों से देखने लग गई। वो दोनों इस माणिक को देखकर बहुत खुश थे। जब चिड़िया वापस आई तब राजकुमार ने कहा, मुझे एक लेखक दिखाई दिया है। उसे बहुत ठंड लग रही है और वो बहुत भूखा है। फिर भी वो कहानी लिख रहा है, क्योंकि अगर उसने कहानी अधूरी छोड़ी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। प्यारी चिड़िया, कृपा करके तुम मेरी आंखों में से एक नीलम निकालकर उसकी मदद कर पाओगी? नहीं राजकुमार, मैं ये नहीं कर सकती। ये मेरी आज्ञा है प्यारी चिड़िया। उस चिड़िया को उसके आंखों से नीलम निकालना अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी उसने उस उदार राजकुमार की आज्ञा मानी। इसलिए वो चिड़िया एक बार फिर, भले ही एक पल के लिए हो, लेकिन दूसरी बदनसीब आत्मा के जीवन में उसे मदद करने के लिए उड़कर गई और उसने वो नीलम उस लेखक के टेबल पर रख दिया। उसने देखा कि ठंड की वजह से और बहुत ज्यादा भूखा रहने की वजह से वो लेखक बेहोश होकर पड़ा था। इसके लिए उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उस लेखक के अग्नि कुंड को आग लगा दी। जैसे ही चिड़िया वहां से दूर गई, लेखक को जलते हुए आग की गर्मी मिली और वो धीरे धीरे उठ गया। उसने देखा कि उसके टेबल पर एक नीलम चमक रही थी और उसे मिलने के कारण वो बहुत खुश हो गया। उसने भगवान की शुक्रिया अदा की। उसके बाद फिर छोटी चिड़िया लौट गई। राजकुमार ने कहा, मुझे एक छोटी लड़की दिख गई है। उसके पास की सभी चीजें नाले में गिर गई हैं। वो बहुत घबराई है और कांप रही है, क्योंकि उसे पता है अगर वो खाली हाथ घर लौटी तो उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे। किंतु उसे देने के लिए आपके पास तो कुछ भी नहीं है राजकुमार। प्यारी चिड़िया, मेरे पास एक और आंख बची हुई है। कृपा करके वो उस लड़की को दे दो। नहीं राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर
मैं ऐसा करूंगी तो आप अंधे हो जाएंगे राजकुमार। मैं तुमसे विनती करता हूँ, किसी को मदद करने की ये मेरी आखिरी इच्छा है। इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, अपने सफर पर निकल सकती हो। राजकुमार के आज्ञा अनुसार उस चिड़िया ने बड़े बेमन से उसकी आंखों से दूसरा नीलम निकाला और चली गई। राजकुमार अंधा बन चुका था क्योंकि उसकी आंखों से दोनों नीलम निकल गए थे। त्याग की मूर्ति ऐसे पहचान रखने वाले उस पुतले के लिए उस चिड़िया ने यह आखिरी काम भी किया। उसने उस लड़की के हाथों में वो नीलम सौंप दिया और वापस लौटकर उसने राजकुमार से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी राजकुमार, मैं यहाँ आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। मैं अभी इसी वक्त से आपकी आंखें बनूंगी। और वो चिड़िया रोज ये बताती रही हर दिन उस अजीब से दिखने वाले पुतले को कि लोग किस तरह से परेशान हैं। उस खुशकुमार राजकुमार की आज्ञा से चिड़िया हर रोज पुतले से कुछ न कुछ सोने के पत्ते निकालती और गरीब लोगों को जाकर उन्हें सहायता प्रदान करके आती ताकि वो गरीब लोग बेहतर जिंदगी गुजार सके। लेकिन अब पुतला बदसूरत और काला बन चुका था क्योंकि उसके ऊपर कोई सोने का परत बचा नहीं था। जल्दी ही सर्दी का मौसम आ गया और चिड़िया सर्दी के कारण ठिठुरने लग गई। इतनी ठंड में वो चिड़िया मरने वाली थी। उसने खुश राजकुमार की ओर छलांग लगाई और उसके माथे को चूम लिया। मैं आपसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहती हूँ राजकुमार। अच्छा, आखिर तुमने अपने अगले सफर का फैसला कर ही लिया मेरे छोटे दोस्त। मुझे तुम पर गर्व है। संभल कर जाओ मेरी छोटी दोस्त, संभल कर जाओ। नहीं राजकुमार, मेरी मौत बहुत करीब है और मेरी मौत निश्चित है। तभी तो मैंने आपके साथ रहने का फैसला किया। लेकिन उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं क्योंकि मुझे शांति और संतुष्टि मिली है। अचानक वो चिड़िया नीचे गिरने लगी। वो पुतले के पैरों में प्राण त्यागना चाहती थी क्योंकि उसके मन में राजकुमार के प्रति आदर थी। खुश राजकुमार बहुत देर तक उसके लिए रोता रहा और वो पुतला उस दर्द से 2 टुकड़े में बट गया। यही उसका अंतिम था। मेयर ने उस पुतले को नीचे उतारने की आज्ञा दी क्योंकि ना तो वो सुंदर था और ना ही उसका कोई उपयोग था। लेकिन वो टूटा हुआ दिल भट्टी के आग में बिल्कुल भी नहीं पिघला, इसीलिए उसे दूर फेंक दिया गया, उसी कचरे के ढेर में जहाँ पर वो बेचारी चिड़िया मरी हुई पड़ी थी। फिर ये सब देखने के बाद भगवान ने अपने द्वारा निर्मित दूतों को उसकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ भेज दिया और उन्होंने दूतों से कहा, पृथ्वी पर स्थित मेरे द्वारा निर्मित 2 अनमोल चीजें मुझे ला कर दो। जी भगवान जी। अब वो स्वर्ग के दूत उस कचरे के ढेर के पास आए जहाँ वो बेचारी चिड़िया मरी पड़ी थी और खुश राजकुमार का दिल भी था। उन दूतों ने झट से वो ऊपर उठाया और अब वहाँ सिर्फ कचरा ही बचा हुआ था। हे हमारे स्वर्ग के पिता, आपके पृथ्वी पर हमें ये दोनों अनमोल चीजें मिल गई है। खुश राजकुमार का दिल अमृत चिड़िया ये 2 अनमोल चीजों को चुनने के लिए भगवान ने दूतों की प्रशंसा की और उन्होंने कहा, अब ये चिड़िया यहाँ मेरे बगीचे में रहेगी और राजकुमार भी यही रहेगा और दोनों मेरे सुंदर स्वर्ग का उपभोग लेंगे। और अब जब कभी वो चिड़िया और खुश राजकुमार पृथ्वी में दुख देखेंगे तब उनके आंसू आकाश से नीचे गिरेंगे जिसके कारण बादलों से बारिश होगी। कहानी समाप्त। स्नो वाइट और रेड रोज। आपने स्नो वाइट की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ये कहानी कई साल पहले की है जब दुष्ट सौतेली माँ ने स्नो वाइट को सुला दिया था। बहुत समय पहले एक बूढ़ी औरत जंगल में अपनी झोंपड़ी में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, उनमें से एक स्नो वाइट थी और दूसरी रेड रोज। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर जंगल में जामुन इकट्ठा करते हुए घूमते थे और जानवरों के साथ खेलते थे जिन्हें वो प्यार करते थे। एक शाम जब वो आराम से एक साथ बैठे थे, किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रोज रेड, जल्दी से दरवाजा खोलो, कोई यात्री होगा जो आश्रय मांग रहा होगा। रोज रेड दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी।
उसने एक भालू को देखा जो दरवाजे के बीच से अपना सर घुमा रहा था। रोज रेड जोर से चिल्लाई और भालू बोलने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे ठंड लग रही है और मैं अपने शरीर को गर्म करना चाहता हूँ। बेचारा भालू, आओ आग के पास लेट जाओ। स्नो वाइट और रोज रेड, चिंता ना करो, भालू कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो एक अच्छा और प्यारा जीव है। तो फिर उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उन्होंने एक तौलिया लिया और उसे तब तक रगड़ा जब तक वो सूख ना जाए, और फिर वो आग के पास बैठ गया। सुबह होने पर भालू जंगल में लौट आया और उसके बाद भालू हर शाम को सही समय आता और आग के पास लेट जाता। अब वो उसके इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने दरवाजा बंद करना ही बंद कर दिया, और भालू जब भी वहाँ पहुँचे उसे अंदर आने दिया जाता। जब बसंत आया और बाहर सब हरा था, भालू ने एक सुबह स्नो वाइट से कहा, अब मुझे चलना चाहिए और पूरे घर में वापस नहीं लौटना चाहिए। प्यारे भालू, तुम कहाँ जाओगे? मुझे जंगल जाना चाहिए और अपने खजाने को दुष्ट बोनों से बचाना चाहिए। सर्दियों में जब धरती सख्त जमी होती है तो वो जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन अब जब सूरज ने जमीन को गर्म कर दिया है, वो जो चाहे चुरा सकते हैं। उनकी गुफाओं में जो भी गिरता है वो आसानी से दोबारा नहीं मिलता। और फिर भालू जंगल में गायब हो गया। इसके कुछ समय बाद माँ ने अपनी लड़कियों को सिलाई का सामान खरीदने के लिए कस्बे में भेज दिया। वो एक बड़े पेड़ के पास आए जो जमीन पर गिर गया था। उन्होंने देखा कि कुछ ऊपर से नीचे कूद रहा है। जब वो पास पहुँचे तो उन्होंने एक लंबी दाढ़ी वाला बोना देखा। बोने का सिर पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उसने अपनी जलती लाल आंखों से उन्हें देखा और चिल्लाया, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? आओ और मेरी मदद करो। तुम क्या कर रहे हो छोटे आदमी? तुम छोटी मूर्ख लड़की, मैं आग के लिए पेड़ से लकड़ी तोड़ना चाहता था। मेरी दाढ़ी नीचे फंस गई थी और अब मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, और तुम मूर्ख लड़कियां मेरे ऊपर हंस रही हो। उफ, क्या बदकिस्मती है। छोटी लड़कियों ने पेड़ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो दाढ़ी नहीं निकाल सकी। इसीलिए स्नो वाइट ने अपनी कैंची अपनी जेब से निकाली और उसकी दाढ़ी का सिरा काट दिया। और अब वो बोना अटका हुआ नहीं था। उसने अपना सोने से भरा बैग जल्दी से खींचा जो उसने पेड़ की जड़ों में छुपा रखा था। मेरी शानदार दाढ़ी को काट दिया। इन मूर्ख लोगों को श्राप दो, उसने जोर से कहा, और फिर उसने अपने बैग को यूं घुमाया कंधे पर और गायब हो गया। इसके फौरन बाद स्नो वाइट और रोज रेड एक नदी के किनारे पर चल रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जैसे एक बड़ा टिड्डा पानी की ओर बह रहा हो, जैसे कि वो कूदने जा रहा हो। वो दोनों नदी के किनारे पर दौड़ी और उन्होंने उसी बौने को देखा। अब कहाँ जा रहे हैं? निश्चित ही तुम पानी में कूदने वाले तो नहीं हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी दाढ़ी मछली के कांटे में फंस गई है और ये पागल मछली मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। लड़कियों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था और उसकी दाढ़ी को मछली पकड़ने के जाल से मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दाढ़ी और जाल बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। वो बस इतना कर सकते थे कि दाढ़ी काटने के लिए कैंची को फिर से निकाल लें। वो बोना उनका आभारी नहीं हुआ, बल्कि वो जोर से चिल्लाया, क्या आप उन्हें शिष्टाचार बुलाते हैं? मूर्ख लड़कियों, एक साथी के चेहरे को खराब करने के लिए ये काफी नहीं था कि आपने पहले मेरी दाढ़ी को छोटा कर दिया, लेकिन अब आपको इसका सबसे अच्छा हिस्सा काट देना चाहिए। और फिर वो अपने कीमती पत्थरों से भरा थैला लेकर चट्टानों के नीचे गुफा में चला गया। लड़कियां अपनी माँ की सिलाई का सामान लेने के लिए अपने रास्ते पर चली गईं। घर के रास्ते में जब वो फिर से नदी के किनारे से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि बौना अपने कीमती पत्थरों को एक खुली जगह पर फैला रहा है। शाम का सूरज चमचमाते पत्थरों पर पड़ रहा था। वो चमक रहे थे। उनकी चमक इतनी सुंदर थी कि बच्चे खड़े होकर उन्हें बस निहार रहे थे। तुम वहाँ किस लिए खड़ी हो? उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तभी एक गड़गड़ाहट सी सुनाई दी और एक काला भालू जंगल से बाहर निकल आया। बौना डर कर उछल पड़ा,
लेकिन उसके पास अपने आप को बचाने का समय ही नहीं था, क्योंकि भयानक भालू पहले से ही उसके बहुत करीब था और बोना डर कर रोने लगा। प्यारे भालू, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें सारा खजाना दूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। वहाँ देखो 2 लड़कियाँ, मुझे यकीन है वो मुझसे बेहतर स्वादिष्ट होंगी। लेकिन भालू ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बोने को पंजे से मारा और फिर वो कभी चल नहीं पाया। स्नो वाइट, रेड रोज, डरो मत। और फिर उन्होंने उसकी आवाज को पहचान लिया और वो अपने भालू दोस्त की तरफ मुड़ गई। और फिर अचानक से भालू की खाल और पर गिरने लगे और उन्होंने एक सुंदर आदमी को अपने सामने खड़ा पाया, जिसके कपड़े और गहने सब सुनहरी थे। मैं एक राजकुमार हूँ। उस छोटे से बोने ने मुझे श्राप दिया था, जिसने मेरा खजाना चुरा लिया है। मेरा भाग्य जंगली भालू के रूप में घूमना था, जब तक कि उनकी मृत्यु मुझे मुक्त नहीं कर देती। जब स्नो वाइट जवान हो गई तो उसने राजकुमार से शादी कर ली और रोज रेड से अपने भाई की शादी कर ली और वो हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। माचिस वाली छोटी लड़की। वो शाम कड़ाके की ठंड वाली थी। बर्फ के बादल आसमान में घिर गए थे और नीचे गांव में अंधेरा छा गया था इस नए साल की शाम पर। ओ मेरी प्यारी छोटी बच्ची, इस समय तुम्हें माचिस बेचने के लिए ठिठुरने वाली ठंड के अंधेरे में भेजना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना बच्ची, लेकिन तुम देख ही रही हो ना, मैं चल नहीं पाती बीमारी की वजह से। हाँ दादी, मैं समझ गई। और याद रखना मेरी बच्ची, ये माचिस बेचकर तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा। बेटी जाओ मेरी बच्ची। चिंता मत करो दादी, मैं माचिस बेचूंगी और वापस आते वक्त ढेर सारा खाना लेकर आऊंगी। चलती हूँ। सर्द अंधेरे में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो अनाथ थी, महज 8 साल की थी, वो समझदारों की तरह चली जा रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहनी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से फटे थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। वो कोने में खड़ी रही, एक उम्मीद के साथ कि कोई आकर उससे माचिस खरीदेगा। लेकिन अफसोस, लोग उसके करीब से जा रहे थे क्रिसमस की खरीदारी करने के लिए। सब लोग व्यस्त थे, लेकिन छोटी गरीब बच्ची की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बच्ची, उस खिलौने की दुकान से तुम्हारे लिए जो खिलौने खरीदे पसंद आया? हाँ माँ, ये गुड़िया बहुत ही सुंदर है, थैंक यू। और इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी बच्ची की आंखें भरी हुई थी, पर रोने का समय नहीं था। उसे कुछ माचिस बेचनी थी ताकि आज रात वो अपनी दादी के लिए कुछ खाना खरीद के ले जा सके। इसलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस औरत से कहा जो अपनी बच्ची के साथ थी, सुनिए, क्या आप कुछ माचिस खरीदना चाहेंगी? ये बहुत मजबूत और अच्छे हैं। नहीं, मुझे माचिस की जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची से दूर रहो। पता नहीं कहाँ से इस तरह के लोग आ जाते हैं। पता नहीं हम जैसे लोगों के साथ मिलने जुलने की बड़ी इच्छा है इनकी। इसके कपड़े तो देखो माँ, वो बहुत पुराने हैं। माफ कीजिएगा, मेरे पास तो बस यही कपड़े हैं। ये मेरा मसला नहीं है, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, और होते भी तो मैं माचिस क्यों खरीदूंगी। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। लेकिन ये सिर्फ 1 रुपए का एक है। तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। माचिस वाली छोटी लड़की थरथराने लगी, बर्फ गिरने लगी थी। फिर एक बार आने जाने वाले लोगों को माचिस खरीदने के लिए आवाज देने लगी, लेकिन लोग थे कि अपने अपने में मशगूल थे। सुनिए, क्या आप कुछ माचिस खरीदना चाहेंगी? ये जादुई है,
आप जानते हैं, बस एक जलाएंगी और सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ भी बकवास, ये सब कहानियां हैं। लेकिन सुनिए, कम से कम एक तो लीजिए, इसकी रोशनी आपको बेहतरीन क्रिसमस देगी। मैंने कहा ना, देखो मुझे नहीं चाहिए। ये सच है, हर एक तीली अलग है। मुझे माचिस नहीं चाहिए। तुम अपने घर चली जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। नहीं जा सकती मैं घर, मेरे माता पिता नहीं है, मेरी दादी बीमार है, उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी है और खाने के लिए कुछ लेके जाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ बच्ची, लेकिन मेरे पास खर्च के लिए पैसे नहीं है। देखो कोई और तुमसे माचिस खरीद लेगा। शायद माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी थी, क्योंकि सर्द हवाएं तेज हो गई थी और उस कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो अपने ठंडी नाखूनों से उसे छील रही हो। लेकिन वो छोटी माचिस वाली लड़की टस से मस नहीं हुई और माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर हार कर वो अकेली महसूस करने लगी और फुटपाथ के नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से बहुत ठिठुरने लगी थी वो। मेरे हाथ और पांव बर्फ की तरह जम गए हैं। मैं एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियों को थोड़ी गर्मी मिले। उस गरीब और छोटी माचिस वाली लड़की के हाथ ठंड के मारे कांप रहे थे, जिस वजह से वो तीली जला नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद काफी मशक्कत से वो सिर्फ एक तीली जला पाई और आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तीली एक लोहे की सिगड़ी में बदल गई थी। थोड़ी देर बाद उस छोटी लड़की को गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों को सिगड़ी के सामने रखा। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही पलों में एक बर्फ की बूंद उसकी तीली पर गिरी और वो बुझ गई। वो दुखी हो गई। फिर वो उठी और एक और बार माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से एक भी माचिस बेच नहीं पाई। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कैसी हो छोटी बच्ची, तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है? मैं माचिस बेचती हूँ, क्या आप खरीदेंगे? जैसे वो उस आवाज की ओर मुड़ी तो उसने देखा एक बेघर बूढ़ी औरत कुत्ते के साथ कोने पे खड़ी थी। वो दोनों ठंड की वजह से ठिठुर रहे थे। तुम देख नहीं रही हो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे ये माचिस बेचनी है ताकि मैं दादी के लिए खाना खरीद सकूं। बेचारी लड़की, खैर क्या तुम मेरे खातिर मेरे कुत्ते की देखभाल करोगी? बस थोड़े देर के लिए मुझे जाना होगा कुछ खाना ढूंढने के लिए। शायद मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाना लेकर आ सकूं। अच्छा, आखिरकार मेरे दादी के लिए कुछ खाना ले जा पाऊंगी, लेकिन जल्दी आइएगा क्योंकि मुझे दादी के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। माचिस वाली छोटी लड़की कुत्ते की देखभाल करने के लिए राजी हो गई और वो बूढ़ी औरत जल्द से जल्द वापस लौटने का वादा करके चली गई। उसने कुत्ते का पट्टा पकड़ा और वो कुत्ता चुपचाप कोने में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो बेचारी लड़की फिर से ठिठुरने लगी। उसने पल भर के लिए सोचा और उसने माचिस बाहर निकाली और दीवार के सामने तीली जलाई और आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उसके सामने पकवानों से सजा एक टेबल हाजिर, जिस पर टर्की, मेमना, बतख, मछली, सेब और केक थे। ओह, मैं ये सब खाना चाहती हूँ, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे वो केक के टुकड़े तक पहुंची, तीली की आग बुझ गई और सब कुछ अचानक गायब सा हो गया। वो बहुत नाराज हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे इस दुख से निकालो। मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ, मेरी मदद करो।
मदद करो। और तभी उसने देखा एक टूटता हुआ तारा जो आसमान से गिर रहा था। फिर उसे दादी की बताई हुई बातें याद आने लग गई। दादी ने कहा था किसी के मरने के बाद टूटता हुआ तारा दिखता है। मेरी दादी माँ बहुत बीमार है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी दादी माँ मर गई। दुनिया में इतना प्यार मुझसे कोई नहीं करता जो मेरी दादी माँ मुझसे करती थी। उसने एक और तीली निकाली और उसे जलाया। अपनी दादी को अपने सामने खड़ा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे दादी माँ, ये तुम हो? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। अपनी दादी माँ को देखकर माचिस वाली छोटी लड़की खुश हो गई, लेकिन वो सोचने लगी क्योंकि उसकी दादी हवा में लहराते हुए दिख रही थी। तुम बिल्कुल मत डरो मेरी बच्ची, मैं अब सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। तुम मेरे बारे में इतना चिंता करती हो, और चिंता मत करो। माचिस वाली छोटी लड़की ने इतनी मेहनत से माचिस बेचने की कोशिश की, ये बताने के लिए जैसे ही मुंह खोला तब तक फिर से एक बार तीली की आग बुझ गई थी और उसकी दादी गायब हो चुकी थी। इस बार उस लड़की ने अपने पास से सभी तीलियां एक साथ जला दी क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी दादी गायब हो जाए। और वो रोशनी बहुत तेज थी, बिल्कुल सूरज की तरह। उसकी दादी फिर से सामने आ गई और उसने छोटी माचिस वाली लड़की को बड़े प्यार से देखा और मुस्कुराई। दादी माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना। तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे अपना हाथ दो। दादी ने माचिस वाली छोटी लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बाहों में भर लिया। दोनों आसमान की ओर उड़ने लग गए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी प्यारी बच्ची? ओ दादी माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भूख भी नहीं लग रही है और ठंड भी नहीं लग रही है। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। दादी फिर से मुस्कुराई और दोनों स्वर्ग की ओर उड़ गए। और उसी समय छोटा टूटता हुआ तारा दोनों को दिखाई देने लग गया। दूसरे दिन जब सूरज उगा और सवेरा हुआ तब वो छोटी माचिस वाली लड़की जमीन पर बैठी थी और उसके हाथ में सभी तीलियां जल चुकी थी और उसके चेहरे पर शांति और एक मुस्कान छाई हुई थी। बहुत से लोग जमीन पर पड़ी हुई उस बेजान माचिस वाली छोटी लड़की को देख रहे थे। उन सबको बहुत दुख हुआ क्योंकि वो नन्ही सी जान उनकी जिंदगी में उजाला लाया करती थी जो खो चुकी थी। कहानी समाप्त।